गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस महीने में नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है। तो अभी तक 2 नोबेल प्राइज की घोषणा की जा चुकी है। हम उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे जैसे आता रहेगा देखते रहेंगे उसको। इसमें पहला है मेडिसिन, या इसी को फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए, एक फिजिक्स का होता है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। फिजिक्स का अलग है और ये फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का अलग है। तो ये जो मेडिसिन वाला है या फिजियोलॉजी वाला है, नोबेल प्राइज 2023 के लिए किसको दिया गया है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है। इसमें पहली है हंगेरियन बायोकेमिस्ट, इनका नाम है कैटलिन कारिको। और एक अमेरिका के हैं, तो इनका नाम है ड्रू विसमैन। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसमें पहला नाम है हंगेरियन बायोकेमिस्ट, इनका नाम है कैटलिन कारिको। तो इनका नाम कैटलिन कारिको है, ठीक है ना। हंगेरियन बायोकेमिस्ट मत लिख दीजिएगा, फिर मतलब ये इनका क्षेत्र बताया जा रहा है, पता चले कि आप कहें पूरा नाम इनका हंगेरियन बायोकेमिस्ट है। तो इनका नाम है कैटलिन कारिको। और दूसरे हैं अमेरिका के, इनका नाम है ड्रू विसमैन। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है? तो ये जो नोबेल प्राइज की घोषणा हो रही थी उसी टाइम ये भी बताया जाता है कि किस लिए इनको दिया जा रहा है। तो बताया गया कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित खोज के लिए दिया गया है। अच्छा, इसको आसान भाषा में कहते हैं, जो कोविड-19 की mRNA वैक्सीन बनी थी ना, mRNA आधारित, उसी के लिए इनको दिया गया है। तो या तो ये लिखा है कि न्यूक्लियोसाइड बेस में संशोधन के लिए, उसकी खोज के लिए, या फिर ये लिखा है कि जो कोविड-19 की mRNA आधारित वैक्सीन बनी थी उसके लिए दिया गया। तो दोनों ही सही ऑप्शन, उसको देख लीजिए कि क्या लिख के आता है एग्जाम में, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। और ये दूसरा है फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स 2023 का नोबेल किसको दिया गया? तो ये 3 लोग को दिया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 3 लोग की फोटो दिखाई जा रही है। तो इसमें पहला नाम है पियरे एगस्टोनी, दूसरा नाम है फ्रैंक क्रॉस। अच्छा देखिए, अगर नाम पढ़ने में थोड़ा बहुत ये इधर उधर हो जाए ना तो उसके लिए माफ करिए, क्योंकि नाम ये लोग का देख ही रहे हैं आप कैसा कैसा नाम है। और तीसरा नाम है एनी एल हुलियर। तो ये 3 लोग को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 का। किस लिए दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में अध्ययन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन तीनों को दिया गया है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है और किनको किनको दिया गया। तो ये 3 लोग का नाम यहाँ पे याद रखना है, 2 लोग का नाम यहाँ पे याद रखना है। इनका क्षेत्र क्या है? mRNA आधारित वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर जो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन है उसके लिए। और यहाँ पे भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2023 वाला दिया गया, किस लिए दिया गया? तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में अध्ययन करने के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। वैसे तो हर डे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मतलब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से देखते हैं। तो बात की जा रही है विश्व पशु कल्याण दिवस या वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के बारे में। इसको प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके 2023 के लिए थीम क्या रखी गई है? तो बड़े हों या छोटे, हम उन सभी से प्यार करते हैं, बिग और स्मॉल वी लव देम ऑल। ये पशुओं के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। कुछ और मत समझ लीजिए, मतलब इंसान बड़े हों या छोटे, इंसान से तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे पशुओं के बारे में बात की जा रही है। लेकिन थोड़ा संभल के प्यार करना, क्योंकि कभी कभी भारी पड़ जाता है। अभी कोई था कि एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो सांप को लेकर के खिलवाड़ कर रहा था, फिर सांप ने उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। मतलब सांप ने जब अपनी हरकत दिखाई तो फिर वही ये दिक्कत तो हो जाती है। तो इस तरीके से संभल के प्यार करिएगा, ज्यादा उसको ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। ये कहा जा रहा है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपूर्ति उतनी नहीं हो पा रही। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके, बहुत सारे लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने एक नई चीज़ शुरू करने की कोशिश की है। देखिए, मतलब यहाँ पे लिखा है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस जीएस 1 और जीएस 2, मतलब ये पेपर कहाँ से रिलेट होगा, ये टॉपिक किस पेपर में जाकर रिलेट होगा उसके बारे में। तो ये सही है या फिर मतलब जैसे पहले था वो सही है? अगर आप लोग को लगता है कि इस तरीके से हर टॉपिक में लिखा जाना चाहिए कि कौन से पेपर में जाके रिलेट होगा, ये पेपर 1 में या पेपर 2 में, पेपर 3 में, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोग को लगता है कि इस तरीके से लिख देना सही है कि जीएस 1 और जीएस 2 से रिलेट होगा या जीएस 3 से रिलेट होगा, ये आसान रहेगा, तो बताइएगा। इसको हर टॉपिक में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ क्या है ना, मतलब हमारे यहाँ से मतलब भारत में, हमारे देश में जो हमारे यहाँ पे चलता ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मतलब हम लोग अंगदान करने से बहुत पीछे भागते हैं। अंगदान ये लगता है कि यार एक तो वो पहले मर गया, अब उनके बॉडी का पार्ट भी हम दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, अब उसकी किडनी किस काम की? वैसे भी ले जा करके या तो जलाएंगे या तो फिर दफनाएंगे, तो दोनों में ही वो किसी काम की है नहीं, बेकार जाएगी। लेकिन कई क्या होता है, जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, यहाँ पे ये लोग अंगदान में बहुत आगे हैं। मतलब ये लोग ज्यादा से ज्यादा अंगदान करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार देखो, हम तो वैसे भी जा रहे हैं, हमारी लाइफ तो वैसे भी खत्म हो गई, तो क्यों ना हमारे बॉडी पार्ट्स का कहीं कोई यूज कर ले। और फिर इस तरीके से, एक तरीके से देखेंगे तो हम जिंदा ही रह पाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर किसी ने अपनी आंख डोनेट कर दी, अब उसकी आंख से ही तो देख रहा है अगला बंदा, या किसी ने अपना हार्ट डोनेट कर दिया तो उसके हार्ट से ही तो अगला बंदा जीवित है। तो इस तरीके से जो विकसित कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे इतना भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े, लेकिन जो हमारा देश है यहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा धर्म से भी जुड़ा हुआ है, कि धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप किसी को बॉडी डोनेट कर दो, या फिर इस तरीके से जलाने के टाइम पे, दफनाने के टाइम पे सिर्फ बॉडी का कुछ ही पार्ट बचे। हालाँकि हमारे यहाँ पे अभी भी जो अंगदान होता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स को जो दान करना है, जो डोनेट करना है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मतलब ज़रूरत 2 लाख की है और यहाँ पे 200 की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यही सारी दिक्कतें हैं। और ये किडनी से जुड़ी बीमारियाँ, देखिए अगर हम लोग प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं
एक्सरसाइज करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत कम दिक्कतें देखने को मिलेंगी। होता है कि हम लोग इतना इनएक्टिव हो गए हैं ना, इतना निष्क्रिय हो गए हैं, मतलब दिन भर मोबाइल चलाना, दिन भर बेड पे पड़े रहना, एक जगह बैठे तो बैठे रहना, ना तो वॉक करना, ना तो टाइम पानी पीना, ना ही अपने बॉडी का ध्यान रखना। हम लोग एकदम रेस्ट वाले मोशन में चले जाते हैं कि जितना आराम मिल जाए, और यही चल करके आगे बहुत दिक्कत करती है। तो इसी वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है स्वास्थ्य संबंधी। अब यहाँ पे बात की जा रही है इस आर्टिकल में किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, कि अगर इसमें हम सुधार लाते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस आर्टिकल में हम वही सब जानने वाले हैं। बात की जा रही है 2022 में 2 लाख से अधिक रोगियों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, लेकिन कितने की पूर्ति हो पाई थी? तो 7500 प्रत्यारोपण, यानी कि लगभग 3.4% ही हुए थे। आवश्यकता कितना? 2 लाख से अधिक लोगों को। हो कितना रहा? 7500 का, मतलब 50,000 का भी नहीं हो रहा। तो देखिए कि कितनी गैप है, कितना ज्यादा गैप यहाँ पे बना हुआ है, कितनी कमी है अंगों की। यहाँ पे ये दिखा है कि कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हार्ट हो गया, दिल यानी कि लिवर ये एकीकृत हो गया, लंग्स फेफड़े हो गए, स्किन त्वचा भी दान की जा सकती है, बोन्स यानी कि हड्डियां दान की जा सकती है, इंटेस्टाइन आंत, पैनक्रियास, वेन्स यानी कि इसको नसों के बारे में बात की जा रही है। नशा वो वाला नहीं, चरस गांजा वाला नस, मतलब ये जो हमारे हाथ में नस होती है, हमारे बॉडी में नस होती है, उसके बारे में बात करें। उसके अलावा आँख पे आप डोनेट कर सकते हैं। करने का तो इंसान कुछ भी कर सकता है, 98% किडनी डोनेट की जाती है, लेकिन हम लोग करते कितना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हैं कि यार बॉडी पार्ट्स हो उसको कैसे डोनेट कर दें। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। 86% हार्ट डोनेट किया जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत में अंगदान की स्थिति क्या है, तो बढ़ती मांग और लगातार कमी, यानी मांग लगातार बढ़ रही है और आपूर्ति लगातार कम हो रही है। इसी वजह से ना आप देखें कई बार ये जो डोनेशन होता है बॉडी का या बॉडी पार्ट्स का, इसको लेकर के कई बार ब्लैक काम भी होता है, ब्लैक धंधा भी होता है। मतलब ये होता है कि बाहर बोलेंगे 1 लाख रुपए लाओ किडनी लेके जाओ। ये इसी वजह से तो हो रहा है, क्योंकि जितना चाहिए उतनी आवश्यकता हमें जितनी है उतना मिल ही नहीं पा रहा है। बात करें भारत में 3 लाख से अधिक मरीज अंगदान की प्रतीक्षा सूची में है। अंगदाताओं की आपूर्ति बढ़ती मांग के अनुरूप है ही नहीं। कमी के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में प्रतिदिन लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, यानी हर दिन अंगदान ना हो पाने की वजह से, इसकी प्रतीक्षा सूची में रहने की वजह से, कि जब हमारा नंबर आएगा तब हमारा बॉडी ट्रांसप्लांटेशन होगा, तो इसकी वजह से प्रत्येक दिन 20 लोग मर जा रहे हैं। दानदाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि, जीवित और मृत दोनों सहित दाताओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में धीमी वृद्धि देखी गई है। यानी एक तो ये होता है ना कि जो जीवित पर्सन है, अगर वो डोनेट करना चाहे, किसी रिश्तेदार को गया, भाई को गया या बहन को गया, मम्मी पापा को गया, तो ये होता है कि घर का व्यक्ति ही डोनेट कर दे। दूसरे क्या होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी का जो भी पार्ट यूज करने लायक रहेगा तो आप वो किसी और के लिए यूज कर दीजिएगा। यानी कहते कई सारे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि मोटिवेट करते हैं कि आप मरने के बाद बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दीजिए। तो इसी तरीके की बात की जा रही है कि जीवित और मृत दोनों की। 2014 में 6,916 दानदाताओं से 2022 में संख्या बढ़कर लगभग 16,041 हो गई, जो मामूली वृद्धि का संकेत है। भारत में मृतक अंगदान दर एक दशक से लगातार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक दाता से नीचे बनी हुई है, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक दाता बने हुए हैं कि एक इंसान ऐसा निकल के आता है 10 लाख पर कि जो ये बॉडी पार्ट डोनेट करने के लिए रेडी हो जाए। अगर हम बात करें किडनी प्रत्यारोपण की, किडनी ट्रांसप्लांट की, तो भारत में किडनी प्रत्यारोपण को मांग और आपूर्ति के बीच महत्वपूर्ण असमानता का सामना करना पड़ता है। 2 लाख किडनी प्रत्यारोपणों की वार्षिक मांग हर साल केवल 10,000 प्रत्यारोपणों से ही पूरी हो पाती है, जिससे एक बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। मांग 2 लाख की है, पूर्ति 10,000 की हो रही, तो जाहिर सी बात है कि अंतर तो पैदा होगा ही। उसके अलावा बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की मांग, मधुमेह, कुपोषण, भीड़ भाड़ और खराब स्वच्छता की व्यापकता के कारण भारत में क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी का प्रचलन बहुत अधिक है, जिससे लगभग 17% आबादी प्रभावित है। सीकेडी अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी ईएसआरडी की ओर ले जाता है। ईएसआरडी के लिए किडनी प्रत्यारोपण अक्सर सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। उसके अलावा बात करें कि प्रत्यारोपण प्राय सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विकल्पों से बेहतर होता है। यानी एक तो ये होता है कि लगातार आप इलाज कराइए, या फिर जाकर के वो डायलिसिस बोलते हैं, इस तरीके की चीजें करवाइए, फिर एक बार ही आप जाके ट्रांसप्लांटेशन करा लीजिए। एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो गया यार जुबान भी ना कभी कभी, एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो गया, प्रत्यारोपण हो गया, तो फिर आपको बार बार झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कृत्रिम रूप से आपको डायलिसिस करवाने की और चीजें कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अपना आप ये प्राकृतिक रूप से प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या क्या इससे सुधार हो सकता है? तो जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, रोगियों को सुविधा हो जाएगी, बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना, बार बार खर्चा नहीं करना, एक बार जो हुआ वो उसके बाद वो फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद जीवन प्रत्याशा भी बढ़ जाएगी, लागत प्रभावशालिता भी है। अब क्योंकि एक बार 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 आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हर बार पैसा लग रहा है, इससे अच्छा एक बार लग गया उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जाहिर सी बात की लागत प्रभावशाली भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देश लगभग 20% प्रत्यारोपण कर सकते हैं। अब बात करें कि जिन तरीकों से मरीज किडनी प्राप्त कर सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा मरीज को किडनी दी जा सकती है। तो बात करें किसी मृत व्यक्ति से, दान की कमी के कारण ये बाधित है। अब यहाँ पे कहा तो ये जा रहा है कि किसी मृत व्यक्ति से ले सकते हैं, लेकिन
जो मृत व्यक्ति हो जाता है, जब मर जाता है व्यक्ति, तो फिर यहाँ पे भावनाएं जुड़ जाती है और वो डोनेट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, उसके घर वाले भी तैयार नहीं होते, तो इसकी वजह से कमी रहती है। मृत्यु की प्रकृति पर आवश्यक विशेष शर्तें होती हैं। किडनी एकत्र करने और भंडारण करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, ये सारी समस्याएं हैं इसके करके। किसी रिश्तेदार या मित्र से दान करने का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि दाता और प्राप्तकर्ता को रक्त प्रकार और ऊतक प्रकार के मामलों में संगत होना चाहिए। ऐसे रिश्तेदार या मित्र दाता अक्सर असंगत होते हैं, यानी जिनको डोनेट करना है उनका ब्लड ग्रुप और इस तरीके से उनकी किडनी दोनों मैच करनी चाहिए जिसको डोनेट करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लोग मैच नहीं करते हैं, ये डोनेशन जो होता है वो रुक जाता है इस वजह से, क्योंकि ब्लड ग्रुप और वो किडनी मैच नहीं कर पा रही होती है। बात की जा रही है कि क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो किडनी एक्सचेंज के लिए नियमों की आवश्यकता है, क्योंकि किडनी एक्सचेंज अक्सर पारिवारिक इकाइयों में होना चाहिए। दो नवोन्मेषी किडनी विनिमय विधियों को बंधन मुक्त करने के लिए नियमों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि किडनी की अदला बदली और उसके अलावा किडनी जंजीरें, यानी कि किडनी चैन के बारे में बात की जा रही है, जो ये होता है आपूर्ति श्रृंखला जिसको कहते हैं। किडनी अदला बदली में परिवार सभी दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लगभग एक साथ ऑपरेशन की मांग करते हैं, क्योंकि कोई भी किडनी प्राप्त किए बिना खोना नहीं चाहता है। किडनी श्रृंखला में प्रत्येक रोगी को पहले एक किडनी मिलती है और उसके बाद ही उनके रिश्तेदार दान करते हैं। इस प्रकार स्वैप की तुलना में श्रृंखलाओं में काफी कम अस्पताल संसाधन और प्रतिभागियों के लिए अनिश्चितता शामिल होती है। बात करें किडनी स्वैप और किडनी चैन पर केस स्टडी। किडनी स्वैप का क्या मतलब है कि पहले आप मुझे किडनी दीजिए, मुझे किडनी दीजिए का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ये और ये तीन लोग हैं, ठीक। अब इनकी किडनी इनके साथ मैच कर रही है, लेकिन और चाहिए किसको, इसको चाहिए, लेकिन इनके साथ इसकी किडनी मैच कर रही है, इनकी किडनी इनके साथ मैच नहीं कर रही है, तो ये क्या करेंगे, इनको अपनी किडनी दे देंगे। अब इन दोनों की मैच करे तो ये इसको रेडी करें कि इनको दे दे किडनी, मतलब जिसके जिसके साथ मैच कर रहे हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारी किडनी आपके साथ मैच करे, हम आपको किडनी दे देंगे, लेकिन हमें कौन देगा, तो आप उस व्यक्ति की खोज के लाइए जो हमें देने के लिए तैयार हो जाए, बस यही किडनी स्वैप। यानी हम तो देंगे लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बात की जा रही है गुर्दे की अदला बदली। दो अजनबियों सुनीता और जोया का उदाहरण जिन्हें किडनी की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देगा नाम लेकर के। सुनीता का जीवन साथी उसके साथ असंगत है और जोया का भी यही समस्या है, यानी जो सुनीता के हस्बैंड है इनकी किडनी सुनीता के साथ मैच नहीं कर रही और जोया के साथ भी यही समस्या है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। हालांकि यदि सुनीता का जीवन साथी जोया के साथ अनुकूल है, ये नाम जो है ना एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, और जोया का जीवन साथी सुनीता के साथ अनुकूल है, तो स्वैप दान संभव है। यानी मतलब ये हो गए चार लोग, ये हो गए सुनीता और ये हो गया इसका हस्बैंड, ये हो गई जोया और ये हो गया इसका हस्बैंड। तो अब यहाँ पे जो सुनीता का हस्बैंड है इसकी किडनी जो है ये जोया के साथ मैच कर रही है, और जो जोया का हस्बैंड है इसकी किडनी सुनीता के साथ मैच कर रही है, तो ये दोनों आपस में रेडी हो जाए कि देखो हम, मेरी किडनी तुम्हारे वाइफ के साथ मैच करे, मैं अपनी किडनी इनको दे दे रहा हूँ, तुम्हारी किडनी मेरे वाइफ के साथ मैच करे, तुम इनको दे दो, यही किडनी स्वैप है। उसके अलावा बात करें किडनी श्रृंखला के बारे में, तो सोनू का मामला, जो एक परोपकारी दाता है और बदले में किडनी की कोई उम्मीद के बिना अपनी किडनी दान करता है। सोनू सुनीता को दान देता है अनुकूलता मानते हुए, यानी ये मानते हुए कि सोनू की किडनी सुनीता से मैच कर जाएगी, तो ये मानते हुए कि सोनू परोपकारी है, मतलब डोनेशन देने वाला, तो ये क्या करता है कि अपनी किडनी डोनेट दे रहा है। सुनीता का पति जोया को दान देता है और जोया का पति किसी अन्य संगत व्यक्ति को दान दे देता है, तो इसी को किडनी श्रृंखला या किडनी चैन कहा जाता है। श्रृंखला का क्या है मतलब है कि यहाँ से ऐसे ऐसे बनता जाए, लगातार कड़ी बनती जाए, तो वही बात यहाँ पे की जा रही कि सोनू नाम का कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे इन्होंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए। अब ये सोनू क्या कर रहा है कि सुनीता को दे दे रहा है अपनी किडनी, क्योंकि सुनीता और सोनू की किडनी मैच कर रही है, तो सोनू ने सुनीता को दे दिया, लेकिन जो सुनीता का हस्बैंड था इसने क्या किया, इसने जोया को दे दिया, और ये जो जोया का हस्बैंड था इसने क्या किया, इसने किसी तीसरे पर्सन को दे दिया, मान लीजिए इसने मोनू को दे दिया, तो ये हो गया किडनी श्रृंखला। ये देखिए चल रहा है, इसी को किडनी श्रृंखला कहा गया। अब यहाँ पे बात करें भारत में स्वैप की कमी और लगभग कोई श्रृंखला या कोई चयन नहीं होने का क्या कारण है, तो भारत में कानूनी रूप से उचित अनुमति के साथ स्वैप ट्रांसप्लांट की अनुमति है, लेकिन दाता प्राप्तकर्ता जोड़े के रूप में केवल निकट रिश्तेदारों को ही अनुमति है। इस प्रतिबंध के अपवाद केरल, पंजाब और हरियाणा, यानी इन तीनों जगहों पर ये चीजें लागू नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णयों ने हाल ही में सत्यापन के बाद गैर निकट संबंधी दाता प्राप्तकर्ता जोड़ने की अनुमति दी है। स्वैप को प्रत्यक्ष दान के बराबर बनाने के लिए कानूनों को आसान बनाना आवश्यक है। शवों से सीधे प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य सूचियों के विपरीत स्वैप के लिए कोई राष्ट्रीय समन्वय प्राधिकरण नहीं है। यह एक खोया हुआ अवसर है, क्योंकि बड़े और अधिक विविध पूल संगत स्वैप ढूंढना आसान बनाते हैं। हालांकि भारत में कभी कभी किडनी की अदला बदली होती है, लेकिन किडनी चैन लगभग नगण्य, यानी जो किडनी की श्रृंखला बनी है वो लगभग नगण्य मानी जा रही है। भारत में इतना ज्यादा व्यापक स्तर पर नहीं चलती, जबकि वहीं अगर हम यूएसए जैसे कंट्री में देखते हैं तो व्यापक स्तर पर चलती है। इसके अलावा बात की जा रही है कि केरल को छोड़कर सभी राज्यों में परोपकार के लिए किडनी दान करना गैर कानूनी है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये ना कि परोपकार के नाम पे क्या करते हैं लोग, 55 लाख 6 लाख रुपए लेकर के फिर किडनी दान दान करते हैं, मतलब उसका मिसयूज करते हैं। इस वजह से अन्य सारे
राज्यों में क्या किया गया कि जो आप परोपकारी मतलब आप बहुत महान बन रहे हैं कि चलो मेरी किडनी ले लो और आप जिंदा रहो, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, वो अलाउ ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा करते तो गैर कानूनी है, लेने वाले और देने वाले दोनों को सजा हो सकती है। कोई भी एक श्रृंखला शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि बदले में किडनी परिवार के किसी सदस्य के लिए प्राप्त किए बिना कोई दान नहीं कर सकता है। मृतक या ब्रेन डेड की किडनी का उपयोग केवल सीधे प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है, चेन या चक्र के लिए नहीं किया जाता है। यानी अगर कोई मृतक है भी, या फिर कोई ऐसा है जिसका ब्रेन डेड हो चुका है और यहाँ पे ये अपना अंग दान करने के लिए इसके घर वाले मान गए, तो लोग डायरेक्ट उसी पर्सन को दे देते हैं जिसको जरूरत है। तो यहाँ पे बदले में जो श्रृंखला बननी चाहिए, तो श्रृंखला नहीं बनने पाती है। अब ये जैसे यहाँ पे किसी और की व्यवस्था नहीं करते कि चलो भैया आप किसी और को जरूरत है तो आप ले लो, इस तरीके से जो चैन बननी चाहिए, श्रृंखला बननी चाहिए, वो नहीं बनती है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर मृतक व्यक्ति से ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है या ब्रेन डेड वाले व्यक्ति से ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति तक लिमिटेड होकर रह जाती है। बात करें आगे का रास्ता क्या हो, आगे की राह क्या, तो स्वैप और चेन को विनियमित करने वाले अनावश्यक रूप से कठोर कानूनों ने किडनी के लिए काले बाजारों के प्रयास में योगदान दिया है। वित्तीय संकट से राहत के लिए किडनी बेचना एक मुख्य धारा का संदर्भ है। वही चीज के पैसों के लिए गैर कानूनी काम करते हैं कि 5 लाख 6 लाख लेकर के किडनी बेचते हैं। ये काले बाजार अपने सभी हताश प्रतिभागियों को खतरे में डालते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन उचित कानूनी और चिकित्सा सुरक्षा उपायों के बिना किताबों से हटकर किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अपने परोपकारी तरीके से अगर कोई मतलब कोई खुश होकर के कोई सच में दान देना चाहता है, अपनी किडनी की डोनेट कर दो यार, मैं मरने के बाद भी जीवित रहना चाहता हूँ, और अपनी जिंदगी में डोनेट करना चाहता है, तो अब यहाँ पे तो बहुत सारे राज्यों ने, केरल को छोड़कर सारे राज्यों ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि अवैध तरीका अपनाते हैं, इलीगल तरीका अपनाते हैं कि बस हमें तो जिंदा रहना है। अब जो ज्यादा अमीर है, मान लीजिए उनके लिए 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए क्या है भाई, 10 लाख 12 लाख लगे 50 लाख लगे, लेकिन इनके किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए, इनको बचा लीजिए। देखते हैं ना आप मूवी में, तो उसी तरीके से कि किसी गरीब बच्चे की जान ले ली जाती है किसी अमीर बच्चे को बचाने के लिए, तो उसी तरीके से कंडीशन बन रही कि गैर कानूनी रूप से काम किया जाता है। इतने सख्त कानून है इसकी वजह से। उसके अलावा बात करें मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 ने मस्तिष्क स्टेम मृत्यु से प्रत्यारोपण की संभावना को पहचान कर शुरुआत की। 2011 के संशोधन में स्वैप प्रत्यारोपण को वैध कर दिया गया और एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन प्रारंभ में राष्ट्रीय नेटवर्क अविकसित रहा। उसके अलावा बात करें मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम 2014 के अनुसार केवल निकट संबंधियों के लिए स्वैप प्रत्यारोपण की अनुमति है। सरकार के हालिया सुधार किसी अंग को प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करते समय उम्र और निवास आवश्यकताओं में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं, लेकिन अनुसार अपर्याप्त किडनी आपूर्ति के बुनियादी मुद्दे को काफी हद तक अनदेखा कर देते हैं। परोपकारी दान, स्वैप के लिए गैर निकट सापेक्ष दान की अनुमति देना और प्रोत्साहित करना, और किडनी विनिमय बुनियादी ढांचे में सुधार करना फायदेमंद है। भारत को चैन और स्वैप में सुधार के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। विश्व स्तर पर पर्याप्त मिसालें स्थापित की गई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका अब परोपकारी दान की अनुमति देते हैं। स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में किडनी श्रृंखला या किडनी चैन और स्वैप के लिए राष्ट्रीय स्तर की रजिस्ट्रियां हैं। उसके अलावा बात करें कि अमेरिका ने विशेष रूप से हजारों स्वैप और श्रृंखलाओं की सुविधा प्रदान करने में प्रगति की है। स्पेन ने किडनी विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया है। इसलिए भारत की वास्तविक चुनौती हजारों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे मौजूदा सफल नियमों से सीखना और उन्हें दोहराना है। यानी यहाँ पे ये कहा जाए कि कुछ नया करने की जरूरत नहीं है हमें, वैश्विक स्तर पर ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं और सफल भी रहे हैं, तो हमें उनसे सीख लेने और उसको तरीके से अपने यहाँ पे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लागू करना है। ऐसा कोई नहीं कि इनोवेशन करना है। दोस्तों इस आर्टिकल में भी बात की जा रही है स्वास्थ्य संबंधी। इस आर्टिकल में बात कर रही है कॉलरा या फिर हैजा के बारे में। तो जैसे हैजा क्या है, ये दूषित जल की वजह से, दूषित भोजन की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से फैलता है। तभी चर्चा में डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो इसी की वजह से चर्चा में आ गया। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। बात करें कि 22 सितंबर को प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया में 2021 की तुलना में 2022 में हैजा के 2 गुने से अधिक मामले सामने आए हैं। उसके अलावा बात करें कि हैजा एक जलजनित रोग है जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के O1 और O139 नामक 2 उपभेदों के कारण होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो है O1 और एक है O139, ये ध्यान रखना। और ये जो O139 है ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही है, इसके बाहर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो O1 है ये प्रमुख रूप से यही प्रभाव डालता है हैजा को लेकर के। तो ये बात किया है, इनमें से O1 लगभग सभी प्रकोपों के लिए जिम्मेदार है। O139 का प्रकोप दुर्लभ है और एशिया के बाहर इसका कोई भी प्रकोप दर्ज नहीं किया गया है। इन वर्षों के बीच 2 गुने से भी अधिक देशों में हैजा के कम से कम 10,000 संदिग्ध और पुष्ट मामले सामने आए हैं। ये दोनों रुझान 2019 के बाद से प्रचलन में गिरावट की एक अल्पकालिक प्रवृत्ति के उलट होने का सुझाव देते हैं। यानी 2019 के बाद थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन यानी कि 2019 के बाद अगर देखें 2020 में तो थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन फिर 2021 की तुलना में क्या हो गया, 2022 में फिर से 2 गुना वृद्धि हो गई है। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। ये उलट फिर 2017 में डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को भी जटिल बनाता है। 2017 में डब्ल्यूएचओ ने क्या लक्ष्य रखा था कि 2030 तक
दुनिया भर में हैजा से होने वाली 90% मौतों को कम करना है, खत्म करना है। उसके अलावा बात करें संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य निकाय के अनुसार हैजा का संचरण साफ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच से निकटता से जुड़ा हुआ है। यानी जैसे आप देखें, स्वच्छ पानी अगर जिनको नहीं मिल पाता और जो स्वच्छता से नहीं रहते हैं, उनके लिए हैजा होना और भी आसान हो जाता है। इस तरीके से देखें, गांधी जी जो थे ना, वो स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। तो यहाँ पे आप गांधी जी को रिलेट करके इस चीज को लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। उसके अलावा बात करें विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया भी कम लवणता वाले गर्म पानी को पसंद करते हैं। ये सभी स्थितियां जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं, जिससे बाढ़ हो गया, लू हो गई, तीव्र मानसूनी बारिश हो गई और तूफान और गर्म अवधि और युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे ये जो होता है जलवायु परिवर्तन, इसको भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से इसकी भी भूमिका इसमें बताई जा रही है। उसके अलावा बात करें महामारी विज्ञान रिकॉर्ड रिपोर्ट में वृद्धि के लिए कोविड-19 महामारी की गिरावट और इसके प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीमारी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों की देखभाल प्रदान करने में सीमित निवेश, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संघर्ष बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं इसको लेकर के द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित 2021 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि एसएसपी 5 से लेकर के 8.5 उत्सर्जन परिदृश्य में विब्रियो बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल समुद्र तट की लंबाई 1850 से लेकर के 2014 के औसत से 2100 तक बढ़कर के 38,000 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। उसके अलावा बात करें फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि जो विब्रियो होता है, ये रोगजनकों में माइक्रोप्लास्टिक से चिपकने की इसके पास क्षमता होती है। बहुत अच्छे से माइक्रोप्लास्टिक से चिपक जाता है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है? तो जो हम लोग प्लास्टिक फेंकते हैं, जब इसी के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे देखिए इतने बड़े प्लास्टिक फेंके, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और ये जाकर के खास करके जो समुद्री जीव होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और फिर ये हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं, क्योंकि जो समुद्री जीव होते हैं जैसे मछली होगी, इसको अगर कोई खाता है तो फिर ये पेट में चले जाएंगे। इस तरीके से और भी तरीकों से